आज के विषय इंडियन ट्रेडिशनल फूड हेल्थ डाइट एंड डिजीज पर बात करने से पहले आप लोग जो यह नेकी का काम कर रहे हैं, है ना। और नेकी का काम खुदा का बंदे करते हैं। खुदा भी नेकी का काम करते हैं और आप भी नेकी का काम कर रहे हैं। जो नेकी का काम करते हैं वो खुदा के बंदे होते हैं। चॉइस तो हमारे पास बहुत होता है, लेकिन आपने उस खुदा के साथ उनके एक स्वर में मिलकर काम कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना, हम लोग यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग तो जो जगत के रचयिता हैं उनके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई विशेषण की जरूरत नहीं है। जो ईश्वर का काम है, खुदा का काम है, वो परमार्थ है और जीवन का ध्येय है। और जीवन की सफलता का सूत्र है, जब आप पारमार्थिक होते हैं ना, तो बहुत सारे विकारों से आप सहज रूप से ऐसे ही मुक्त हो जाते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, अनंत शुभकामनाएं। और खास करके मेरा एक अनुभव रहा है, मैंने देखा है कि शाश्वत योग सभा ये मेरा नहीं है। वो संस्थापक आपने बोला कि कोविड के टाइम में कुछ हमारे छात्रों ने मिलकर इसे प्रारंभ किया। और एक यूनिवर्सिटी रेगुलरली कोई भी काम नहीं कर सकता, लेकिन कुछ व्यक्ति के प्रयास से ये संभव होता है, मैंने ऐसे देखा है। और भारतीय योग संस्थान तो जिस तरह से एक्टिविटी चला रहे हैं, मैं जिस तरह से इनके विजिबिलिटी को देखता हूँ, तो एक साथ कई सारे यूनिवर्सिटी समाहित है। अगर एक्टिविटीज करें, यूनिवर्सिटी 4 प्रोग्राम अगर मंथ में कर लें तो परेशान हो जाता है। लेकिन आप सुबह 5 बजे, 5:30 बजे से 7 बजे का सेशन, और ये ब्रह्म मुहूर्त में सेशन चला रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और एक बार पुनः मैं जो ये ऑनलाइन योग कक्षा संचालन की टीम है, परम आदरणीय चरणजीत अरोड़ा जी, विष्णु हरिगुप्ता जी, शालिनी सिंघल जी, रवि देवल जी, इंटायर टीम को मैं बधाई देता हूं मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आज मैं आहार के विषय में थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। विषय जैसे मैंने रखा है, इंडियन ट्रेडिशनल फूड हेल्थ डाइट एंड डिजीज। जब हम आहार की बात करते हैं ना, तो थोड़ा एक बात और ध्यान रखिए। जो अभी मैंने शोध कार्य किया है यूनिवर्सिटी में, ICSSR के लिए, भारत सरकार के लिए ये काम किया है फूड हैबिट्स पर। एक तो पहले ये है कि आजकल के दौर ऐसे हो गए हैं कि हमारा ओरिजिन प्लेस कहीं है। मान लीजिए हम राजस्थान में के रहने वाले हैं, लेकिन जीविका के कारण या नौकरी पेशा के कारण हम इधर से उधर हो जाते हैं। तो एक तो क्या है कि जो हमारा ट्रेडिशनल नेटिव प्लेस है, जो रीजन है, हम उससे डिस्प्लेस हो गए। कोई बिहार से है, अब दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली का राजस्थान में रह रहा है। तो एक बात, जो आपका क्लाइमेटिक जोन है, वो जोन बदल रहा है। तो ये ध्यान रखिए, वो आपके हेल्थ पर, आपके डाइट पर इम्पैक्ट करता है। एक तो ये बात कि आप डिस्प्लेस कहीं ना कहीं हो रहे हैं, तो डेवलपमेंट के कारण, जिस कारण भी हो रहा है। दूसरा, जो आजकल डाइटिशियन है, वो ये बताते हैं कि ये इसमें आप डाइट चार्ट लेते हैं और वो ये बताते हैं कि ये खा लीजिए, ये खा लीजिए, इसमें ये न्यूट्रिशन है, ऐसे है, ये खा लेंगे कैल्शियम बॉडी में। मान लीजिए कि हड्डियों में थोड़ा कमजोरी है, तो बोलते हैं कि ठीक है, कैल्शियम डाइट लीजिए।
ये डाइट चार्ट बना के देते हैं। तो एक बात ये ध्यान रखिए कि आजकल जो उत्पादन की प्रक्रिया है ना, जो हम फूड खाते हैं, वो किस सोर्स से है, इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। क्योंकि एक तो आजकल है ट्रेडिशनल फूड, जो ट्रेडिशनल सीड से उत्पादन किया गया है। एक है कि जीएम फूड, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो होता है, जिसके जीन्स में जाकर छेड़छाड़ करते हैं ज्यादा उत्पादन के लिए या रोग प्रतिरोधक बनाने के लिए, है ना। हाइब्रिड सीड्स, तो जो हम पहले कोई बीज लगाते थे, चाहे आलू का है, चाहे धान की है, चाहे गेहूं की है, एक तो उनके जीन में जाकर के छेड़छाड़ की गई है। तो ये डायटिशियन को ये पता नहीं होता है कि वो जो न्यूट्रिशन वैल्यू लिख रहे हैं, वो एक ऑर्गेनिकली जो प्रोडक्ट किया गया, प्रोड्यूस किया गया है फूड, उसके बारे में लिख रहे हैं, या एक जीएम फूड के बारे में लिख रहे हैं, या एक हाइब्रिड सीड्स, खासकर जितने भी हम लोग अभी मार्केट में आ रहा है, सब इसी तरह की चीजें हैं। तो एक तो क्या है कि उनके जीन में छेड़छाड़ हो गई है, तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू अलग होता है। अगर कोई सब्जी या कोई पौधा, कोई अनाज जो बायो फर्टिलाइजर के द्वारा उत्पादन किया जाता है, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू, और जो केमिकल के द्वारा उत्पादन किया जाता है, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू में बहुत अंतर है। ये ध्यान रखिए। तो एक तो ये हो गया कि उत्पादन प्रक्रिया में बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं। उसके बाद इंडस्ट्री द्वारा, फूड इंडस्ट्री द्वारा, एग्रो फूड इंडस्ट्री जो है, वो उस फूड को प्रोसेस्ड करता है, पैकेजिंग करता है, और बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो एक तो उनके जीन में जो है छेड़छाड़ हुई है, मॉडिफिकेशन हुआ है। उसके बाद जो फसल तैयार हो गई, क्योंकि वो ऐसे ही बेचारा बहुत नाजुक है, उसमें बहुत सारे, उसकी कैपेसिटी छीन हो गया है उत्पादन प्रक्रिया के कारण, और उसके बाद प्रोसेस किया गया है इंडस्ट्री में, तो वो न्यूट्रिशन वैल्यू उसको और खत्म कर देता है, और फिर हमारे पास आ रहा है। और आपको ये लगता है कि ये पैकेज वाला चीज है, बहुत अच्छी है ना, हम यही आकर्षित होकर के देखते हैं। तो जो पैकेट वाला चीज है, समझिए कि उसके न्यूट्रिशन वैल्यू तो, जो हेल्थ जो आपको देता है, जो नरिशमेंट की कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुका है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो जब भी आहार की बात हो ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो डायरेक्ट और थोड़ा नेचुरली ग्रोन किया गया है ना, बायो फर्टिलाइजर के द्वारा, उसे प्रिफर करना चाहिए। वो ज्यादा बेनिफिशियल है कि उसके बजाय कि वो जो आप सुपरमार्केट से और बड़ी अच्छे पैकेट्स में लाते हैं, वो तो उनका मार्केटिंग है, उससे आपका हेल्थ इशू पर कोई मतलब नहीं। दूसरा इम्पैक्ट जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स को प्रभावित करता है, हैबिट्स जो हम देखते हैं, कि हर घर में आप देखेंगे, अरे क्या खाना है, तो अरे यूट्यूब चैनल ऑन किया, और अरे इसका ये फ्लेवर है। आप देखेंगे कि आजकल बहुत महिलाएं भी एक्टिव हो गई है यूट्यूब पर, है ना। और बहुत सारी चीजें आपको बताता है कि एकदम चटापट, है ना। बिस्किट्स को आप देखेंगे कि तेल के कढ़ाई में फ्राई कर रहा है पार्ले जी को, आप बोलते हैं कि एक नया तैयार होता है, क्रिस्पी तैयार होता है, जो भी होता है, इस तरह का चीज है। तो वो क्या है कि टेस्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज है। और जहां हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, तो फूड मतलब टेस्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। फूड का टेस्ट से कोई मतलब नहीं, फूड का हेल्थ से मतलब होना चाहिए। और टेस्ट के कारण आप भी अपने तलाही में आप भी और प्रोसेस कर देते हैं उसे, तो उसकी थोड़ी रही बची जो कैपेसिटी होती है ना, वो भी बेचारे अ, वो अपना जो है इम्पोर्टेंस खो देता है, या अपना न्यूट्रिशन वैल्यू खो देती है।
तो एक बात ये हुआ कि पहले तो हम डिस्प्लेस हुए। दूसरा फैक्टर्स हो गया कि जो फूड है उसकी उत्पादन प्रणाली और उसका जो प्रोसेसिंग है वो उसको बहुत इम्पैक्ट करता है। तीसरा, हम अपना कारीगरी करते हैं, हम थोड़ा एडवांस हो गए हैं ना, तो बिस्किट ऐसे कैसे खा सकते हैं, या कोई चीज ऐसे कैसे खा सकते हैं ना, उसको थोड़ा डिजाइन शक्ल तो देनी है। तो आप तो सोचते हैं कि अरे रे रे बहुत अच्छा है, बच्चे को खिला रहे हैं बिस्कुट को तल के। कोई चीज ऐसा देखिए ना, कुछ नया करते हैं, और उसमें ये नहीं होता है कि बच्चे को हेल्थ अच्छा रहेगा, टेस्ट ओरिएंटेड होता है। कोई मेहमान आया, अरे उसको टेस्टी लगेगा, है? टेस्ट आपके माइंड में रहता है। तो ये टेस्ट वेरी डेंजर है, टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट। टेस्ट इज नॉट हेल्दी, टेस्ट ओरिएंटेड फूड इज नॉट हेल्दी। हेल्दी कौन है कि आपने जो बचपन में जो खाया है, जैसे भी आपको पता है कि हमने बोले कि आपने डिस्प्लेस हो गया है, राजस्थान का है, आप बचपन को याद करिए कि आपको क्या माँ खाने के लिए देती थी। जो चीज भी याद आ रहा है ना, जिस फॉर्म में आप खा रहे थे ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा, उस फॉर्म में खाइए। दैट इज, वो बहुत ज्यादा हेल्दियर है। जो आपके अभी जो मॉडर्न स्टाइल है ईटिंग का, उससे जो हमारा पेरेंट्स थे या एंसेस्टर्स थे, उनका ईटिंग हैबिट्स बहुत हेल्दी था। तो एक बार हमें अपने पीछे लौट के देखना है। मैं साधना में भी कहता हूँ कि अगर साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आपको बचपन में लौटना है। आहार के बारे में भी मैं कहता हूँ कि आपको स्वस्थ रहना है, तो बचपन में जो आप आहार लेते थे, बचपन इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि बचपन में ही आपके स्वास्थ्य का सूत्र है। क्योंकि आप डिस्प्लेस हुए हैं, तो जिस क्लाइमेट्स में हमारा क्या है कि लालन पालन होता है, हम बड़े होते हैं, है ना, और जिस फूड से हमारा नरिशमेंट हुआ है वो आपके लिए बहुत हेल्दी है, उसका ध्यान रखें। तो आपको थोड़ा सा इशारा समझ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो डाइटिशियन को के पास जाकर के अकॉर्डिंगली चार्ट जो आप न्यूट्रिशन लेते हैं, वो भी आपका वर्क नहीं करता है। क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये पौधा जो हम लिख रहे हैं कि आप चने खा लो, ये कहाँ का है, ये चीजें ले लो, ये चीज इस सोर्स में ये मिनरल्स है, लेकिन उसमें ऐसे होता नहीं। क्योंकि ये जो जितने भी मार्केट में सब्जियां आ रही हैं ना, सारे में टीके लगाए जाते हैं। एक बैगन छोटा सा है, उसमें घिया है, ये लगाया निडिल, सुबह में इतना बड़ा है, कल 2 केजी का उसका हो जाता है। लेकिन वो हमारे हार्मोन्स को बहुत इफेक्ट करता है, हमारे अंदर के जो बॉडी सिस्टम है उसको बहुत बहुत डैमेज करता है। तो ये ध्यान रखना है। और खान पान में जो हम गड़बड़ करते हैं उसका एक, चूंकि ये ट्रेडिशनल बात हम कर रहे हैं, तो एक उदाहरण महात्मा बुद्ध, क्योंकि साधक हैं, बुद्ध भी साधक थे, योगी थे। तो बुद्ध के बारे में एक कहावत है कि बुद्ध जब साधना के लिए निकले तो उस समय में बाद में वो मध्यम मार्ग का अनुसरण किया, लेकिन पहले बड़ा कठोर साधना करने में उनको लगा कि कठोर साधना तप करने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगा, वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो इस कठोरता के कारण, कठोर जीवनचर्या के कारण बुद्ध का शरीर बहुत जर्जर हो गया। साधना की बात करना अलग चीज है, लेकिन फूड का मैं बोलता हूँ कि साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उससे बॉडी को एनर्जी मिलेगा। लेकिन जब हम आहार लेते हैं ना, तो आहार हमारे शरीर का पोषण करता है। पोषण अलग चीज है, पोषण से आपका शरीर हृष्ट पुष्ट रहेगा। लेकिन प्राणायाम करेंगे तो आपका शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा, ऊर्जावान रहेगा। और जो भी काम करते हैं उसके लिए ऊर्जा जरूरत है, उसके लिए पोषण जरूरी नहीं है। हाँ, पोषण क्या है कि ये शरीर जो पंच तत्व से बना है, ये फूड इनको हृष्ट पुष्ट करता है, ये बॉडी को हृष्ट पुष्ट करेगा। काम करने के लिए आपको एनर्जी नहीं देता है, एनर्जी तो आपको प्राणायाम से ही मिलती है। कोई भी एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी का सोर्स प्राण तत्व है। और फूड भी जो हम करते हैं ना, तो वो प्राण तत्व को ही एक्टिवेट करता है। नेचुरल क्लाइमेट्स में आते हैं हम, अच्छा आहार विहार रखते हैं, वो हमारे प्राण तत्व को
एक्टिवेट करता है, उसको संचालित करता है। तो क्या हुआ कि बुद्ध का शरीर बहुत जर्जर हो गया, इतना जर्जर हो गया कि शरीर संभालना मुश्किल हो गया उनके लिए। लेकिन उन्होंने एक अपने लिए एक तप नियत कर चुका था कि ये ऐसे करना है। एक बार वो पेड़ के नीचे बहुत जर्जर अवस्था में, निराश अवस्था में बैठे थे। शरीर भी उनको लग रहा था कि अब साथ नहीं दे रहा है साधना में। चिंतन कर रहे थे कि कहीं साधना में तो कोई गड़बड़ी नहीं रह गई। उसी समय में एक वैश्य कन्या, हमारे यहाँ तो एक बहुत सारे ट्रेडिशनल रिचुअल्स होते हैं, पेड़ की पूजा करने के लिए आती है, और बुद्ध भी उस पेड़ के नीचे बैठे हुए, गांव के किनारे में कहीं बैठे होंगे आसपास। तो उन्होंने, वो कन्या जो थी, वैश्य कन्या जिसका नाम सुजाता बताया जाता है शास्त्रों में, वो सुजाता पूजा कर ली। और उन्हें लगा कि ये कोई हो सकता है, कोई देवता है या जो भी है, ऋषि है। वो खीर, गाय के दूध में बनी हुई ट्रेडिशनल जो हमारा खीर होता है, वो खीर पेड़ को चढ़ाने आई थी। और वो पेड़ को चढ़ाने के बाद वो खीर महात्मा बुद्ध के सामने रख के चली गई। और बुद्ध भूखे प्यासे तो थे ही, और सोच भी रहे थे कि नहीं, ये हमारा रास्ता सही है या नहीं है, मंथन कर रहे थे। तो उस समय बता रहे हैं कि शरद पूर्णिमा की रात थी, और इस तरह के जो हमारे स्पेशल दिवस होते हैं उसमें ही इस तरह की चीजें होते हैं, जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस करते हैं। बुद्ध के सामने छोड़ गई। बुद्ध, पता नहीं क्या उनको समझ में आया, वो खीर खा लिया। और बता रहे हैं शास्त्रों में कि वो गाय से बनी हुई शुद्ध सात्विक खीर थी। शुद्ध भावना से सुजाता ने उनके सामने में रखा। तो वो जो सात्विक और शुद्ध आहार है, उसके कारण बुद्ध नहीं, सिर्फ रोगमुक्त ही नहीं हुए, बुद्ध को उसी रोज रात में दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसके लिए वो भटक रहे थे। तो जितने भी आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के आचार्य हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य पर काम किया है, उनका कंसर्न ये है कि बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो इसलिए नहीं कि वो साधना कर रहे थे। वो बता रहे हैं कि फूड का, जो सुजाता द्वारा जो सात्विक खीर थी, उसका उसमें बड़ा योगदान था। आहार के कारण, शुद्ध आहार के कारण उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और बुद्ध के बारे में ही कहा, एक और उदाहरण आता है, बुद्ध का डेथ कैसे हुआ था। तो बुद्ध को किसी भक्त ने, चूंकि वो साधक थे और भिक्षाटन में जाते थे, भिक्षा से अपना जीवन चर्या करते थे, तो जो भी बना रहता था वो ग्रहण कर लेते थे, एक नियम बनाया था। तो एक भक्त के घर एक रोज एक भिक्षाटन के लिए गए, तो उन्होंने सुअर का मांस उन्हें दे दिया, क्योंकि उन्होंने सुअर का मांस बनाया हुआ था। बता रहे हैं कि वो उनके भक्त थे। तो अपने नियम के अनुसार कि जो भिक्षा में मिलेगा वो ग्रहण करेंगे। और बुद्ध एक संत थे, उनका एक नियम था, तो उन्होंने वो मांस खा लिया। और शास्त्र बता रहे हैं, इतिहास बता रहा है कि उसके कारण, जो सुअर का मांस खाए, उसके कारण उन्हें पेट संबंधी पेचिश बोलते हैं कि एक रोग हुआ। और उतना भयानक रोग हुआ कि वो आहार उनके डेथ का कारण बना। तो कितना भी अच्छे डॉक्टर रख लीजिए, अगर आहार सही है तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, कि बॉडी नेचुरली आप अपना ध्यान रखती है। अगर लाइफ स्टाइल बिगड़ा, आहार बिगड़ी, तो आपका डेथ भी निश्चित है। तो ये एक ऐतिहासिक प्रमाण है, और बुद्ध जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है, तो और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैंने आपको एक उदाहरण दिया।
दूसरी बात है कि यहाँ पर और ध्यान रखना है, ट्रेडिशनल फूड क्यों हमें प्रिफर करना चाहिए, क्योंकि आजकल आप स्वास्थ्य भी चाहते हैं और सौंदर्य भी चाहते हैं। आजकल का दौर है ना, सुंदरता के प्रति भी बहुत एकदम एकदम बड़ा एकदम दिखना चाहिए। और आपको लग रहा है कि ये सुंदरता जो है ना वो बोरोप्लस के पास है, जितने जो ब्यूटी कंपनियां हैं ना वही रखी हुई है, आपके दिमाग में डाल दिया है एडवर्टीजमेंट। आपका लाइफ स्टाइल, आपका आहार विहार ही ठीक नहीं रहेगा, है ना, ऐसे ही चेहरा आपका जर्जर हो जाएगी। स्किन डिजीज दिख रहे कितने आप। और जितने भी ये ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं ना उनका चेहरा आप गौर से देखिएगा, अगर एक बार अप्लाई कर लिया, अभ्यस्त हो गया, तो जब तक वो, है ना, रिपेयरिंग नहीं करेंगे बाहर निकल नहीं सकते। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। मैं ये बोलता हूँ कि अच्छा आहार, शुद्ध सात्विक आहार लीजिए, अच्छा लाइफ स्टाइल, जैसे अभी योग साधना सुबह सुबह 5:30 से 7 का एक बड़ा काम कर रहे हैं आप, है ना, अच्छा से प्राणायाम करिए, योग साधना करिए, ध्यान कीजिए, परमार्थ जैसे आप लोग कर रहे हैं, परमार्थिक कर्म करिए। तो ऐसे ही खुशी से जब तक मैं एक मेरा एक मैं सबको बार बार कहता हूँ, जब तक आपकी दोनों आंख खुशी से चमकता रहेगा ना, तब तक चेहरे पर चमकते, कितना भी बढ़िया चेहरा हो और आपकी चेहरे पर चमक ही नहीं हो, आप देख लीजिए, मुंह सूजा हुआ हो, एकदम मुरझाया हुआ हो, आप सुंदर नहीं दिख सकते, चाहे कितनी भी शकल सूरत बढ़िया क्यों ना हो, चेहरा मुरझाया होगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। तो आपको ये लगता है, आप काला से काला व्यक्ति हो लेकिन वो प्रसन्न है तो चेहरे में एकदम तेज दिखेगा। लेकिन गोरा से गोरा स्मार्ट व्यक्ति जिसको आप बोल रहे हैं, स्मार्टनेस का एक अलग डिफिनेशन है, लेकिन हम जैसे सोचते हैं, लेकिन आप भीतर से आप मुरझाए हुए हैं, आपका लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, आपका आहार शुद्ध नहीं है। आप जाएंगे रेस्टोरेंट में, क्या खाएंगे? मोमोज। क्या खाएंगे? पिज्जा ऑर्डर करेंगे। आपको लग रहा है अरे बाबा है, थोड़ा हम एडवांस हो गए हैं, तो आप आज थोड़ा सा और भी हो गया है। मैं देखता हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी रह रहा हूँ, कई लोगों की ये मानसिकता है कि होटल में जा रहे हैं और पिज्जा नहीं खा रहे हैं आप, तो आप डेवलप नहीं है, आप थोड़ा सा, है ना, समझ रहे हैं ना, कि वहाँ बर्गर नहीं खा रहे हैं तो थोड़ा सा आप ट्रेडिशनल हैं। मेरे साथ बराबर होता था, जितनी भी पार्टियां होती थी, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में रहा हूं, ऐसे होता रहता है, तो वो जाएंगे कि घर खाना है तो मोमोज ही खाना है, पिज्जा ही खाना है, ऐसे चीजें खाना है कि बाप जन्म मैंने कभी देखा नहीं। तो मेरे को बड़ा एलर्जी रहती है। और लेकिन उनको ये रहता है, अरे खा रहे हैं, अरे ये स्टेटस की बात होती है, ये तो आजकल चलता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अगर ये चीजें भी दिमाग में है कि आप उस तरह के सफोकेटेड बाहर जा रहे हैं, चीजें खा रहे हैं, तो इससे आपका स्टैंडर्ड बढ़ रही है, तो भगवान आपको थोड़ा सा बुद्धि देते हैं, है ना। हेल्थ का राज यहाँ है, यहाँ आप गड़बड़ कर, है ना। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लीजिए कि अगर स्वास्थ्य एवं सौंदर्य आजकल का सबसे बड़ा डिमांड है, आप भी चाहते हैं और ये चाहते हैं, तो आपका अपनी ट्रेडिशनल फूड जो आपने दादी ने आपको खिलाया, जो आपको माँ ने खिलाया, जो परंपरागत रूप से आपके घर में चीजें बन रही है ना, वो परंपरागत चीजें, वो भी जो ऐसे नहीं कि पर्व त्योहार पर बन देते, पर्व त्योहार पर भी बड़ा सुफोकेटेड चीजें कई बार देखते हैं ट्रेडिशनल फूड में, वो बड़ा हैवी फूड होता है। जो दैनिक जीवन में नेचुरली नॉर्मली डे टू डे हमारे घर में बनता था, वो चीज बहुत हेल्दियर है, और जिस फॉर्मेट में बनता था, जिस शक्ल में बनती थी, उसी रूप में। और फूड के साथ ये है कि जितने आप स्वाभाविक रूप में उसे ग्रहण करते हैं, नेचुरली फॉर्म में ग्रहण करते हैं, आपके हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा है। दूसरी बात है कि भोजन जब आप करते हैं तो एक चीज आप ध्यान रखिए, कि भोजन उतना ही करना चाहिए कि जिससे आपका पेट में हैवीपन नहीं हो। और ये जो पेट क्या होता है कि तना हुआ, एकदम बिल्कुल हैवी हो गया, पेट तन गया, खाना खाते हैं, कई बार अच्छा चीज भी मिल रहा है तो ऐसे खा लेते हैं, कई बार गड़बड़ी कर देते हैं, कई बार कहीं जाते ही ऐसे गड़बड़ी कर देते हैं। तो पेट ऐसा होना चाहिए कि पेट में ढीलापन, अगर खा रहे हैं, उसके बाद एक नॉर्मली टेस्ट है,
कि पेट में ढीलापन अगर है खाने के बाद, पानी पीने के बाद भी, तो आप सही तरीके से, हेल्दियर तरीके से आप खा रहे हैं। अगर बहुत अच्छा चीज़ है, दादी-नानी की हम बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल फूड भी खा रहे हैं, लेकिन आप बहुत तन के खा रहे हैं या भरपेट खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो आपके लिए हेल्दियर नहीं। ये भी अ, दूसरी बात है कि भोजन जो आप करते हैं ना, उसका क्लाइमेट्स, उसका वातावरण भी बहुत निर्भर करता है। जहाँ आप भोजन करते हैं, स्वस्थ वातावरण हो, शुद्ध वातावरण हो, शांति हो, ये भी चीज़ें होती हैं। आजकल तो हम है ना कि भोजन के साथ टीवी भी देखना या मैच देख रहे हैं, कुछ न कुछ चलता रहता है ना? तो ये बिहेवियर भी बड़ा गड़बड़ है। तो भोजन के साथ लाइफ़स्टाइल एसोसिएटेड है। और टेस्ट के बारे में तो एक हमारे अ, मैथिली शरण गुप्त एक कवि हुए हैं, वो ये कह रहे हैं, चाहे कुछ भी हो स्वाद चाहिए ही भोजन में, अच्छी लगती है खुजली भी खुजलाने। भोजन पर उनका कटाक्ष है ना? कि चाहे कुछ भी हो स्वाद चाहिए ही भोजन में, अच्छी लगती है खुजली भी खुजलाने में। तो ये जो टेस्टी फूड है ना, उसका उन्होंने उदाहरण दिया है खुजली, खुजली से। बोला खुजली भी खुजलाने में बड़ा आनंद आता है तो रोग ही। उस तरह से जो आपका टेस्टी फूड भी है ना, वो खुजली की तरह है। वो अपने आप में रोगग्रस्त है। तो आप देख लीजिए खुजली की तरह खुजलाना है तो आप टेस्टी खाते रहिए। कवि ने तो संकेत बहुत अच्छा से किया है। दूसरी बात जो आप ये अभी मैंने कहा कि रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पिज़्ज़ा ही खाना है, बच्चे का बर्थडे मनाना है तो केक ही खाना है। ये आपके लिए बहुत हार्मफुल है। और काका साहब कालेलकर एक पुस्तक लिखे हैं परम सखा मृत्यु। और परम सखा मृत्यु में काका साहब लिखते हैं कि जब आहार शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पुष्टि की साधना को छोड़कर केवल इंद्रिय तृप्ति और विलासिता का साधन बन जाता है, तब वह खाने वाले को ही खा जाता है। तो आजकल का जो आहार का स्टाइल है हमारा, ये विलासिता जैसा लगता है, विलासितापूर्ण है या टेस्ट ओरिएंटेड है ना? आध्यात्मिक साधना जो सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, जो आहार के बारे में करते हैं, जो आत्मा को भी तेज प्रदान करें, शरीर को भी पुष्टि प्रदान करें। तो ये हमारे शारीरिक और आध्यात्मिक साथ, इसे छोड़कर सिर्फ विलासिता, आजकल का भोजन हमारा क्या है, विलासिता का शिकार हो गया है। और जब हमारा आहार विलासिता का शिकार होता है, तब क्या होता बोलते हैं काका साहब, बहुत बड़े फिलोसोफर थे, संत थे, ज्ञानी थे। महात्मा गांधी के साथ काम किए थे और वो गुजरात विद्यापीठ के पहले वाइस चांसलर थे। तो वो कह रहे हैं कि आहार जब विलासितापूर्ण हो जाए ना, तो वो खाने वाले को खा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिए, जिस आहार को आप खा रहे हैं वो आपको खा जाएगा। और आजकल का जो लाइफस्टाइल हुआ कि आप जिंदगी में, मैंने बोला कि डिस्प्लेस आप हो रहे हैं। डिस्प्लेस किसके कारण हो रहे हैं? कि रोजी रोटी के कारण, भोजन के कारण। लेकिन भोजन गड़बड़ है, लाइफस्टाइल गड़बड़ है, तो क्या उससे भोजन खा के आप बीमार पड़ रहे हैं और पैसा जो आपके खाने पर जाना चाहिए, आप खाना खा करके जो आप रोगग्रस्त हो रहे हैं, वो रोग को मिटाने के लिए सारे आपके जो कमाई है जा रहा है। तो इसे समझ लीजिए। इसमें स्वास्थ्य जो है अ अ, का सूत्र छुपा हुआ है। उसके बाद क्या है कि आयुर्वेद में समय हो गया है। आयुर्वेद में 3 सिद्धांत है ना? ऋत भुक, मित भुक और हित भुक। इन सिद्धांत को ध्यान रखिए कि इसमें क्या करना है कि ऋतु के अनुसार जो सीज़नल फूड है, सीज़नल एंड रीजनल। और सीज़नल और रीजनल का मतलब है कि मार्केट में जाइए और जो सबसे सस्ता है, वो सीज़नल और रीजनल होता है। आपको ये भी हमारा हो जाता है ना कि अरे आजकल ज़माना क्या चीज़ है कि गोभी का नहीं है, उस समय ₹200 खाएँगे, ऐसे भी करते हैं। वो चीज़ उस समय उपलब्ध नहीं हो रही है, वो सीज़नल ना ना है ना रीजनल, जो महँगा है, बहुत ज़्यादा महँगा।
तो वो भी स्टेटस का आप हो जाते हैं ना, स्टेटस से हम अरे खरीदने हैं तो लोग बोलेगा 2 रुपये सब्जी खरीदना है, नहीं, वो सब 200 रुपये वाला खरीदेंगे। तो समझिए कि वहीं से गड़बड़ी है। तो वो सीज़नल रीजनल वाला जो थियरी है, उसको कहीं न कहीं आप बैकआउट करते हैं। तो उसका तुरंत आपको भोगना पड़ता है। तुरंत बीमार पड़ेंगे और ठीक है, बीमारी का इलाज करिए। तो ऋतभुक बहुत ज़रूरी है और इसका कारण है कि और एक बात और देखिए कि जो लोकल सब्ज़ी बेचने वाले होते हैं ना, वो भी हेल्थियर होते हैं। उसमें उतना सॉफ़्टिकेटेड चीज़ों का प्रयोग, केमिकल्स का प्रयोग नहीं करता है, जहाँ तक देखा गया है। और आहार में जो रेस्टोरेंट में भी आप खाना खा रहे हैं, जितना वो मिलावट का चीज़ नॉर्मल चीज़ों से ज़्यादा महँगा होता है, ठीक है। रेस्टोरेंट में खाना खाना जाइए, वो टेस्ट जो मिलता है ना, उसमें केमिकल्स या कुछ ऐसी चीज़ें मिलाते हैं, जो आप घर में नहीं मिला सकते, है ना? जो फ्लेवर चीज़ें, वो बहुत घातक है। तो ऋतभुक का ध्यान रखिए, इसके बाद मितभुक। मितभुक मतलब अल्पाहार, है ना? और हितभुक आपके शरीर और स्वास्थ्य, आपके एज के अकॉर्डिंगली जो आपके लिए उपयुक्त आहार है, उसका ध्यान रखें। आयुर्वेद बोल रहा है, बहुत सीधा सूत्र दिया है। आप अगर ऋतभुक, मितभुक और हितभुक का ध्यान रखते हैं, इन कंसेप्ट का, तो आप स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद आपको खाना है तो अंकुरित भोजन अच्छा से करिए। खूब लीजिए, जैसे अनाज है, जो भी चीज़ें हैं उसको अंकुरित ले सकते हैं। अंकुरित भोजन आपको बहुत बचा सकता है और पथ्य-अपथ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पथ्य-अपथ्य पर थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ कि जो चीज़ आपके लिए हितकर है, ये मैंने अपनी पुस्तक में कुछ पथ्य और अपथ्य के बारे में चर्चा लिखा है। एक बार मैं सिर्फ़ इसे पढ़ देता हूँ। ये ध्यान रखिए कि ये क्या चीज़ पथ्य है। मैं पथ्य के बारे में पढ़ रहा हूँ कि कौन चीज़ हितकर है। जैसे गेहूँ का आटा है, कम मात्रा में बाजरा एवं ज्वार, साबुत मूँग, अंकुरित दालें, काले चने, हरी पत्तेदार सब्जियाँ जिसमें पालक, मेथी, बथुआ आता है, अजवाइन, मुनक्का, अदरक, नींबू, लौकी, तुलसी, तोरी, पुदीना, मौसमी, पपीता, अनार, संतरा, सेब, अमरूद, अनानास, बादाम, बिना मलाई का दूध, छाछ, अर्जुन का छाल, सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन का तेल, गाय का घी, गुड़, शहद, परवल, टमाटर, ये सब हेल्दियर हैं। एक लिस्ट मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूँ। कद्दू, खीरा, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, आंवला, बेल फल, कच्चे नारियल का जल, खिचड़ी, दही, नींबू, नमक, सेम, चौलाई, फली, सलाद, दलिया, गुलकंद, मुनक्का, सेब का मुरब्बा, जौ, घृतकुमारी, कच्ची मूली, लीची, करेला, अंगूर, खजूर, बकरी का दूध, सोंठ, हल्दी, ये सब चीज़ें जो है, ये हेल्दियर है। इतना नाम लेना ठीक संभव नहीं है। अपथ्य में मैं बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंटली जो आप खाते हैं, वो क्या है? केक, पेस्ट्री, नॉन-वेज, नूडल्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, नमक, तेल एवं डब्बे में बंद खाद्य पदार्थ, मक्खन, घी, खोया, मलाई, मांस, मछली, डालडा से बने पदार्थ, मैदा व बेसन से तले हुए पदार्थ, गरिष्ठ भोजन, कटहल, काजू, अखरोट, पिस्ता आदि से जो मेवे हैं, शराब, अचार, चटनी, सॉस, तले पापड़, बिस्किट, चिप्स, धूम्रपान, अधिक समय तक आराम न करना, भोजन के पश्चात दिन में सोना, चावल, मद्यपान का सेवन, मत्र मल और मूत्र को ज़्यादा देर तक रोकना, वेग को अगर देर से उठ रहे हैं, है ना? समय पर शौच के लिए नहीं जा रहे हैं, निवृत्ति के लिए, तो वो भी रोग का कारण है। पूरी, कचौरी, समोसा, पैटीज़, अधिक नमक और मिर्च वाले जो भोजन हैं, मिष्ठान, कोल्ड ड्रिंक्स, इडली, डोसा, चाय, गरम मसाले, तैलीय पदार्थ, लाल मिर्च, बैंगन, जल्दी-जल्दी गर्म भोजन करना, मानसिक तनाव में रहना, उड़द, राजमा, मसूर की दाल,
ये सब भी आयुर्वेद कह रहा है कि ये अपथ्य है। इतना नाम लेना अभी संभव नहीं है, आपको मैं दिमाग में डाल दिया, थोड़ा-सा आपको अवेयर होंगे। और इसके बाद अपनी बात मैं समाप्त कर रहा हूँ कि पंच रक्षा सूत्र, पंच रक्षा सूत्र में आता है आहार। मान लीजिए कि आप अच्छा ले रहे हैं, आहार के साथ फिजिकल श्रम नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आहार के साथ लाइफ़स्टाइल जुड़ा हो। तो आहार, श्रम, विश्राम, संयम और प्रसन्नता बहुत ज़रूरी है। अर्थात आहार तो वो अच्छा ले रहे हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आहार आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, हेल्थियर नहीं होगा। अगर फिजिकल मान लीजिए बहुत श्रम ही कर रहे हैं, विश्राम नहीं कर रहे हैं, तो भी वो आहार हेल्थियर नहीं होगा। इसके साथ कंडीशन है आहार के साथ। और विश्राम भी कर रहे हैं, लेकिन जो आहार ले रहे हैं उसमें संयम नहीं रख रहे हैं, तो भी हार्मफुल है। और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप खुश नहीं हैं, है ना? आपके भीतर से खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तो वो भी आहार कोई काम नहीं करेगा। तो ये जो पंच रक्षा सूत्र है, जिसमें आहार, श्रम, विश्राम, संयम और प्रसन्नता है, तो इसे भी ध्यान रखना पड़ेगा। समय हो रहा है, तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों को देख कर के एकदम लग रहा है कि बोलता रहूँ, है ना? लेकिन समय की मर्यादा है। बहुत-बहुत आभार, शुभकामनाएँ। धन्यवाद सर। आपने संक्षिप्त समय में काफी अच्छा आहार विहार के बारे में हमें समझाया और आपकी दी गई जानकारी काफी लाभकारी हम सबके लिए। और आपका विशेष धन्यवाद। और आज सभी का विशेष धन्यवाद। आज हमारे साथ में उपस्थित और भी खास हैं जो आदरणीय जैन विश्व भारती से आदरणीय मैम सविता जैन जी और आदरणीय विमल सर भी हमारे साथ हैं जो जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी से हमारे बीच हैं, जो आपकी इस सभा में जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आदरणीय चरणजीत अरोड़ा सर से मैं निवेदन करूंगा, आए। नमस्कार आप सभी को। और सबसे पहले तो आज जुड़े हुए सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन और विशेष रूप से डॉक्टर इंद्र नारायण रमन सर का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत कीमती समय अपना हमें दिया। 2 प्रश्न करना चाहूंगा मैं आपसे डॉक्टर साहब। एक तो ये कि आपने बोला कि जो फल सब्जियां हैं वो केमिकल वाली हैं, अब हमें तो जो बाजार में मिलेंगी वही लेंगे ना, हम कैसे पहचानेंगे? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि हम लोग तो चलिए ठीक है 1960-65 वाले हैं, 55 वाले हैं, हमने तो वो प्राकृतिक आहार हमारी दादी नानी ने खिलाया, हमें मालूम है। लेकिन आज की जो जनरेशन है, जिस बच्चे की मम्मी भी वही चीज खाती है और बच्चे को भी वही खिलाती है, उनका क्या करें? ये ये आपने बड़ा गंभीर प्रश्न पूछा है ना? और समय के हिसाब से बहुत सटीक प्रश्न किया है ना? ये मतलब ऐसा नहीं है कि इसका फ्रीक्वेंटली हम क्या करें कि हम इसका हम जवाब देंगे या मेरे पास जवाब है ना? ये हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये आज के पूरा वर्तमान समय का एक यक्ष प्रश्न है आपका ये, है ना? और यक्ष प्रश्न का जवाब किसी एक व्यक्ति से देना मुश्किल है। यक्ष प्रश्न का जवाब में पूरा समाज, पूरा देश, पूरा काल समाहित होता है। तो ये यक्ष प्रश्न करने के लिए मैं आपको बहुत हृदय से बधाई देता हूँ और बहुत अच्छा लगा ये प्रश्न सुन कर के, है ना? और इस पर हमें चिंतन करना पड़ेगा, हमें तरीका निकालना पड़ेगा कि हर व्यक्ति का मान लीजिए कोई गाँव में है, ये बोलेंगे तो 1 कट्ठा 2 कट्ठे में एक खेत में खेल बजाना शुरू कर देगा, है ना? परिवर्तन हो जाए। लेकिन जो शहर में है, वो क्या करेगा? हाँ, मान लीजिए छत है कुछ वहाँ आजकल बहुत चल रहा है, न्यूट्रिशन गार्डन लोग डेवलप कर रहे हैं आज, है ना? कि थोड़ा-सा भी कोना मिल रहा है, वहाँ न्यूट्रिशन गार्डन, किचन गार्डन के रूप में वो डेवलप कर रहे हैं। छत है, थोड़ा कर रहे हैं। हमें अपने भविष्य को बचाना है, स्वास्थ्य को बचाना है कि ज़िंदगी में आप खाने के लिए हमारे यहाँ होता है ना कि लोग पेट के लिए जाता है कमाई के लिए, चाहे प्रोफ़ेसर हैं, है ना? यही है हमारे यहाँ, तो यही मतलब पेट के लिए कमाई करते, पेट ना होता तो कमाते नहीं, कहीं परे रहते। यही है एकदम सीधा सूत्र, यक्ष सूत्र है समाज का। लेकिन वही गड़बड़ी है,
और उससे बीमार होते हैं, तो जब कमाई करते हैं उसी पर खर्च कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, है ना? ये बहुत गंभीर प्रश्न है और आपका प्रश्न नहीं है, पूरे ये जगत का प्रश्न है, आज के जगत का, है ना? पूरे भारतवर्ष का प्रश्न है। तो इस पर तो हम सबको सोचना पड़ेगा। थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा, थोड़ा जैन विश्व भारती से जो हमारी श्रद्धेय जुड़े हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा। ये कोई एक्सपर्ट इसका समाधान नहीं कर सकता। पूरे समाज को सोचना पड़ेगा। तो ये जो सभा में जुड़े हैं, ये सबके प्रश्न है, ये मेरा प्रश्न व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। अपने स्तर से इस पर मनन करें, चिंतन करें, फिर समाधान निकलेगा। ये नहीं कि ना आपने प्रश्न किया और मैं जवाब दे दिया, ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, ये यक्ष जी, प्रश्न है। जी, बिल्कुल। इसको समाज को इसका जवाब देना पड़ेगा, चिंतन मनन करना। थैंक यू। जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज की साधना से जुड़े सभी मेहमानों का और सभी साधक साधिकाओं का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय रवि देवल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की साधना को यहीं पर विराम दीजिए और शांति पाठ से समापन कीजिए। रवि जी। ओम जी। ओम जी। सभी एक सुखद स्थिति में बैठ जाएं, पद्मासन सुखासन शांति पाठ के लिए। और पतंजलि से भी हमारे साथ आदरणीय बहन नीलम शर्मा जी भी, उनका स्वागत है। और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखे, आंखें कोमलता से बंद करें। शांति पाठ से पहले एक धूम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी श्वास भरें। ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। क्षण शांत रहे, शांति को अपने अंदर समाहित है। इस विश्व में सब तरफ शांति व्याप्त हो, हम स्वयं शांत रहें, सब शांत रहें। दोनों हाथ उठाते हुए प्रभु को नमन करें। हाथों में घर्षण करें, हथेलियों को रगड़ें। आई ऊष्मा को, ऊर्जा को अपने चेहरे पे धारण करें, सिर पे धारण करें एवं संपूर्ण शरीर पर धारण करें। दुख दर्द वाले स्थान पर अवश्य लगाएं। एक बार फिर घर्षण करें। अब की बार इस ऊष्मा को, हथेली की गद्दियों को अपने नेत्रों पे रखें, नेत्रों को ढकें। थोड़ा से धीरे से हाथों को नीचे लाएं, उंगली के छिद्र में से प्रकाश को देखें। धीरे से पलकों को सहलाते हुए धीरे से नेत्रों को खोलें। आप सभी को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम। आप सभी की उपस्थिति के लिए एक बार फिर हृदय से धन्यवाद। ऐसे योग करते रहें, रोज करते रहें। धन्यवाद। आदरणीय विष्णु गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी, आदरणीय रवि जी, आदरणीय डॉक्टर इंद्र नारायण जी। बहुत सुंदर व्याख्यान आज का रहा, पारंपरिक हमारे खान पान के विषय। आशा है सभी ने आज के इस विशेष योग विज्ञान साधना के सत्र का भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं आप शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए
हमारे दिल में वैर भाव ना आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में, परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस विशेष योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो।